नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति। उत्तर प्रदेश अग्नि सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित यूपीट्रिपलएससी द्वारा आयोजित पेट एग्जाम 2025 को देखते हैं। यानी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, और इसमें टो सीरीज है। टो सीरीज का मतलब प्रैक्टिस सेट है और इसमें व्याख्यात्मक सहित हल उत्तर इसमें इस नोट्स में दिए गए हैं। इसको देख सकते हैं, इसके समारंभ इत्यादि। अनुक्रमणिका में इसमें कुल मिलाकर 10 प्रैक्टिस सेट है और पहले प्रैक्टिस सेट के प्रथम जो है 16 प्रश्नों को हमने देख लिया है, बल्कि 15 प्रश्नों को देख लिया। इसमें 16 प्रश्न से शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इसके प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले इसकी अनुक्रमणिका को देख लेते हैं, जो समसामयिक घटना चक्र में ही दिया गया, यानी सिलेबस को देख लेते हैं। तो यह सिलेबस देखें तो 15 टॉपिकों के अंतर्गत जो है यूपीट्रिपलएससी पीठ द्वारा जो कंडक्ट कराया जाएगा, इसमें 15 टॉपिकों के अंतर्गत यह कवर किया गया है। इसमें देखें जो प्रथम 10 टॉपिक है, यानी इसके प्रथम टॉपिक को 10 टॉपिक को देखें तो 5-5 नंबर के हैं। प्रथम 10 टॉपिक का मतलब यहाँ देख सकते हैं। पहली टॉपिक यहाँ पर जो है भारतीय इतिहास, ये 5 नंबर का है। दूसरी टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके अंतर्गत ये टॉपिक है 5 नंबर का। भारत यानी भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल इत्यादि देख सकते हैं, ये 5 नंबर का है। इसके बाद देख सकते हैं विश्व का भौतिक भूगोल और भारत का भूगोल मिलाकर 5 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था भी 5 नंबर का है। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन 5 नंबर के हैं। इसके बाद देखें सामान्य विज्ञान 5 नंबर का। प्रारंभिक अंकगणित जिसके अंतर्गत यह टॉपिक शामिल है, ये 5 नंबर का होगा, यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। समान हिंदी भी 5 नंबर का, समान अंग्रेजी भी 5 नंबर के, यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद तर्क एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग भी 5 नंबर के होंगे। यानी प्रथम 10 टॉपिक 5 नंबर के। आखिरी के 5 टॉपिक इसमें देखें तो वह 10-10 नंबर के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आखिरी के 5 टॉपिक कहाँ शुरू होते हैं तो 11 नंबर से शुरू है, जिसमें समसामयिक होगी, करंट अफेयर्स होगा, जिसके अंतर्गत नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यानी भारतीय वैश्विक करंट अफेयर्स, समान जागरूकता यानी जीके के प्रश्न होंगे, जनरल नॉलेज होगा, जीएस नहीं बल्कि जीके होगा, यानी फैक्ट रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा इसमें यानी 13वीं टॉपिक इसमें अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण 10 नंबर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 14वीं और 15वीं टॉपिक आज इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं, यानी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत प्रथम 15 को हमने देख लिया है। और इसके बाद जो होगा 20 प्रश्न, यानी 10 प्रश्न जो होंगे ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण से और 10 प्रश्न तालिका की व्याख्या विश्लेषण से। तो इस लेक्चर में इसी को देखने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका वेटेज देखें तो 10-10 नंबर का, यानी 20 नंबर का तो यह हैसियत रखता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सकते हैं कि मेरिट निर्धारण में निर्णायक भूमिका यह 2 टॉपिक निभाते हैं। तो इसमें देखें कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 100 नंबर के होंगे, यानी प्रथम 10 टॉपिक से 5-5 प्रश्न, यानी प्रथम 10 टॉपिक जो होंगे 5-5 नंबर के होंगे, यानी 50 आपके नंबर के ये प्रश्न हो जाएंगे। और प्रत्येक जो 10 टॉपिक है इसमें से 5-5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होंगे 1-1 नंबर के होंगे, यानी ये 50 नंबर का है। आखिरी के 10 टॉपिक देखें तो आखिरी के 10 टॉपिक जो है आखिरी के जो 5 टॉपिक है वो देखें तो 10-10 नंबर के, यानी इसमें 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो 1-1 नंबर का होगा, मिलाकर 50 नंबर का ये होगा। तो इस प्रकार से देखें कुल प्रश्नों की संख्या 100 हो गई, यानी प्रत्येक 1-1 नंबर का है, इसका मतलब 100 नंबर का यह हो गया। और इसमें 1/4 इसके नेगेटिव मार्क रहेंगे, यानी यदि आप गलत करते हैं तो 1/4 नंबर नेगेटिव मार्क के रूप में इसमें से काट लिए जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें प्रैक्टिस सेट के जो 100 प्रश्न उसको आप देख लें, इसके बाद हम चर्चा इसमें करने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट में प्रथम जो है 15 प्रश्नों को हमने देख लिया है, यहाँ तक हमने देख लिया है। इसको पहले सबसे पहले आप जो इसके 100 प्रश्न इसको आप देख लें, इसके बाद जो है हम इस पर व्याख्या करेंगे बारी बारी से। तो 100 प्रश्न आप यहाँ इसको देख सकते हैं एक दृष्टि में, यह देख सकते हैं टो सीरीज जो है समसामयिक घटना चक्र के, यहाँ पर यह दिया गया है। तो इसमें 16 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। इसमें 16 नंबर प्रश्न देखें तो यह है, यानी प्रथम 15 को हमने देख लिया है, ग्राफ और तालिका से इत्यादि हमने आखिरी टॉपिक देखा था। आखिरी टॉपिक जो है 10-10 नंबर के 20 नंबर के वेटेज रखते हैं। तो इसमें आखिरी के जो 2 टॉपिक था सिलेबस वहाँ से इसको शुरू करते हैं। तो 16 नंबर देखें तो उन वर्षों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। उन वर्ष यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ जो बनाया गया है, यहाँ यह है निर्देश में दिया गया है। निर्देश 16 से 20 का मतलब ये 5 प्रश्न है। नीचे दिया गया बार ग्राफ 1991 से 1999 तक एक कंपनी की कमाई मिलियन रुपए में दिखाता है, इसे पढ़ें और उनके प्रश्नों के सही उत्तर दें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 1991 से यह दिखाया गया है। 1991, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 98 और 99, यानी 98, 99 ये वर्ष दिखाया गया है। और ऊपर जो दिखाया गया है यहाँ पर देख सकते हैं उनकी कमाई, कंपनी की कमाई मिलियन रुपए में दिखाया गया है। इसमें 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं इससे, यानी अवलोकन कर देखें। यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से इसके आंसर हमें देना है। तो देखें पूछ क्या रहा है। सबसे पहले प्रश्न को देखें, 16 नंबर है, उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिसमें एक कंपनी की आय औसत से कम है, यानी उन वर्षों की संख्या पूछ रहा है, उन वर्षों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है जिसमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और उनकी आय औसत से अधिक। सबसे पहले हमें औसत निकालना होगा। औसत निकालने के लिए देखें कितने वर्ष हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, यानी इन सारों को जोड़कर, यानी जितने ये दिए गए हैं, यानी हर कंपनी का हर वर्ष में जो कमाई है यहाँ पर देखी जा सकती है, इन कमाई को जोड़कर हमें 8 का भाग दे देना है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये जोड़ आएगा, यानी इसका जोड़ हम निकालते हैं। जब ये जोड़ा जाएगा तो ये 27,840 मिलियन
यानी कमाई यहाँ पर मिलियन में दिया गया है। तो यह 27,840/8 कर देंगे तो यह औसत इसका आ जाएगा 3,480, यानी इन 8 वर्षों का औसत कितना आ गया। कमाई का औसत देखें, कमाई का औसत आ गया 3480 मिलियन रुपए। अब यह देखना है कि इससे ज़्यादा कौन है, इससे कम कौन है। तो 3,480 से देखें तो आपका जो ज़्यादा यहाँ पर देख लें, ज़्यादा देखें तो आपका इससे ज़्यादा 1 है, 2 है, 3 है। 3 जो इसमें है ज़्यादा है तो इसका मतलब 5 कम हो जाएंगे, 5 इसमें से कम है। अनुपात क्या पूछ रहा है देखें, तो इसमें कंपनी की औसत आय से कम वाले कितने हैं, 5 हैं, ज़्यादा वाले कितने हैं, 3 हैं। तो इसमें 5 संबंधित 3 इसका अनुपात आएगा, तो सी इसका आंसर सही हुआ। 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर यह कह रहा है कि 1997-98 में कंपनी का आय 1994-95 कितना गुना है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, यानी इसमें 1997-98 कंपनी की आय देखें, 97-98 में कंपनी की आय यह देखें तो यह है 5,040 मिलियन रुपया है, यानी यह रहा। और जबकि 94-95 देखें, 94-95 देखें तो 3360 है। ये पूछ रहा है कितना गुना इसका है, तो मान लेते हैं x गुना है, यानी 3360 का x गुना, यानी x/100 कर देंगे तो ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 5,040 आना चाहिए। तो x बराबर करेंगे तो यह हो जाएगा 5,040/3360 × 100 हो जाएगा। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 आएगा, यानी 1.5 गुना होगा, 1.5 यानी 1.5 गुना। तो इसका सही आंसर देखें सी बनेगा, यानी इसका भी सी, इसका भी सी है, ये 1.5 गुना हो गया। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न देखें तो 18 नंबर करा 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितनी प्रतिशत थी। औसत आय अभी हमने निकाल लिया है, इसको याद रखें यार, औसत आय अक्सर काम आएगा। औसत आय कितना था, 3,480 मिलियन रुपये था, यानी 3480 था। और पूछ क्या रहा, संदर्भी 96 संदर्भी यानी समीक्षाधीन अवधि में 96-97 में देख लेते हैं। 96-97 में ये आपका जो है 96-97 4320 है, यानी इसमें कितना है 4,320 है। क्या रहा है प्रश्न में, यानी 4,320 को आप यहाँ नोट कर लें। 4,320 96-97 में है। प्रश्न हमारा यह है कि 96-97 कंपनी की आय कितना हमने देखा, आय है 4,320 मिलियन रुपए है और औसत कितना था 3480 रुपये है। तो ये पूछ रहा है कि इसका औसत कितना प्रतिशत है, औसत का कितना है, औसत आय का लगभग कितने प्रतिशत, मान लेते हैं x% है तो गुणे हो जाएगा x/100 बराबर कितना आना चाहिए, 4320 आना चाहिए। तो x बराबर हो जाएगा 4320/3480, 3480 × 100 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे, यानी कहने का आशय ये हुआ कि 4,320/3,480 नीचे औसत है, × 100 कर देंगे। तो ये हमारा जो काटेंगे वो आएगा 124.13, या इसको कर सकते हैं 125 का मतलब ये आपका डी आंसर सही रहा, लगभग 125%, यानी ये आपका सही। इसमें से औसत का पूछ रहा है कि औसत आय का कितने प्रतिशत है, तो औसत का x% आप कर लेंगे, बराबर 96-97 कंपनी की आय कितनी थी, 96-97 कंपनी की आय कितना 3,220 आनी चाहिए, तो वो लगभग 125% हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखें तो 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि 1997-98 कंपनी का आय 1993-94 की तुलना में कितनी प्रतिशत की वृद्धि, यानी प्रतिशत वृद्धि क्या थी। 2 वर्ष याद रखना है, 96 यानी 97-98 और 93-94 को देख लेते हैं। 93-94 को देखें यह है, और 97-98 को देखें, 93-94 का क्या इसमें है 2520 है, और 97-98 का देखें तो यह आपका जो है 5,040 है। वृद्धि पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि के रूप में कि कितना प्रतिशत वृद्धि है, तो पहले वृद्धि निकाल लेते हैं, कितने की वृद्धि होगा, यह लगभग देखें दुगुना इसका है, घटा देंगे, इसमें जब दुगुना है तो इसका मतलब अंतर कितने को हो जाएगा 25-20 का भी अंतर हो जाएगा। तो वृद्धि प्रतिशत के लिए वृद्धि प्रतिशत निकालना हो तो उसमें कितने की वृद्धि हुई है 2520 बटे छोटी संख्या का भाग देते हैं, इन दोनों छोटी संख्या क्या है 25-20 ही है, × 100 कर देंगे, एक कट जाएगा, 100% की इसमें जो होगी वृद्धि होगी। तो इसका आंसर सही जो बन रहा है वह 100% हुआ, यानी 1997 कंपनी की आय 93-94 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि है, तो 100% की वृद्धि है। यानी इसमें हमने देखा था कि इसमें कंपनी की आय कितनी थी 25-20 थी, इसमें कंपनी की आय क्या थी 50-40 थी, ये जस्ट दोगुना है, तो प्रतिशत वृद्धि 100% की हो जाएगी। 20वां नंबर प्रश्न देखें तो 1994-95 से 1995-96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी। तो 94-95 और 95-96 की आय को देख लेते हैं ग्राफ से जल्दी से। तो यहाँ पर देखा जा सकता है 94-95 कंपनी की आय क्या है, 94-95 कंपनी की आय 3360 है, और 95-96 कंपनी की आय देखें 3120 है। गिरावट कितनी है, इसको घटा देंगे तो गिरावट जो हो जाएगी 240 की हो जाएगी,
गिरावट प्रतिशत पूछ रहा है। याद रखें इसमें जो गिरावट होती है या कमी होता है उसमें कमी बटे बड़ी संख्या क्या है 3360 है, गुणे 100 कर देंगे तो हमें कमी प्रतिशत या गिरावट प्रतिशत आ जाएगी। ये आएगा 7.14 या लगभग 7% की गिरावट आएगी इसमें। यानी आप याद रख लें कि वृद्धि प्रतिशत निकालना हो, वृद्धि प्रतिशत तो बराबर होता है वृद्धि बटे बड़ी संख्या गुणे 100 होता है, और यदि कमी प्रतिशत या गिरावट प्रतिशत निकालना है तो कमी बटे छोटी संख्या, कमी बटे यहाँ पर जो वृद्धि में यहाँ छोटी संख्या रहेगी, वृद्धि निकालना होगा तो वृद्धि बटे छोटी संख्या गुणे 100, और यदि कमी निकालना हो कमी बटे यहाँ बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या गुणे 100 कर देंगे तो हमें कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। ये दो प्रश्न उसी पर आधारित थे 19 और 20। इसमें वृद्धि की बात कर रहा था, वृद्धि का मतलब वृद्धि बटे छोटी संख्या गुणे 100 करना था, और इसमें कमी पूछ रहा था तो कमी प्रतिशत बराबर हो जाएगा कमी बटे बड़ी संख्या गुणे 100 करके निकाल देंगे। दोनों प्रश्न आसानी से निकल जाएंगे ग्राफ के माध्यम से यानी चार्ट के माध्यम से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें निर्देश दिया है, निर्देश में 21 से 25 यानी यहाँ पर भी 5 प्रश्न है। निर्देश ये वर्ष 2011 से 2015 के दौरान 5 जिलों में प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण, ध्यान रखना है उत्तीर्ण यानी उपस्थित है, उत्तीर्ण है चयनित उम्मीदवारों की संख्या के आंकड़े तालिका में उल्लिखित निम्न तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। तो सबसे पहले तालिका को देख लेते हैं। तालिका यहाँ दिखाया गया है, यानी यहाँ पर जिला वाइज दिया गया है, जिला वाइज तालिका दिया गया। इसमें देख सकते हैं ये जिला ए है, जिला बी है, जिला सी है, जिला डी, जिला ई है, यानी काफ़ी भारी भरकम जिलों की संख्या और ये दे दिया है। हालांकि इसी आधार पर करना है लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस गणनाएं होंगी, बहुत सटीक इसकी गणनाएं भी करनी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यानी कुल मिलाकर कितने 5 जिले दिया है। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। यानी और 5 जिलों में क्या है, जिला ए में देखें तो उपस्थित है, उत्तीर्ण और चयनित, ऐसे सारे जिलों में दिए गए 5 जिलों में। तो पहला प्रश्न इसमें है किस जिले के लिए विगत वर्ष में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है। औसत संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब हर जिले का हमें औसत संख्या निकालना होगा। हर जिले की औसत संख्या का मतलब, तो ये प्रश्न क्या है, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है। चयनित उम्मीदवार को हमें ध्यान रखना है। चयनित उम्मीदवार देखें कहाँ कहाँ पर चयनित है, यह चयनित है, इसको जोड़ करके भाग कितना देना है, 2 2 4 1 5 का हम भाग कर देंगे। और यहाँ पर चयनित यह है, इसमें 5 का भाग देना है, इसको जोड़ करके यहाँ पर 5 का भाग देना है। चयनित यह हुआ, इसको जोड़ करके 5 का भाग देना, इसको 5 का भाग देना। जो इसमें आएगा, चूँकि न्यूनतम पूछ रहा है तो हम यहाँ पर देखेंगे जोड़ करके, तो यह जोड़ा जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो यह होगा 340, 340 बटे 5 कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे यानी बी वाले को, बी को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 384 होगा, 384 बटे 5 करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 76.8 हो जाएगा। और इसको जब जोड़ेंगे, यह जब जोड़ा जाएगा तो यह आपका 361 आएगा, 361 बटे आपका 5 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे तो 72.2 होगा। यानी यहाँ पर कितना आया, 68 आया, 76.8 आया, 72.2 आया। इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा हुआ है, 68 है, यानी ये 70 से नीचे है। याद रखें ए वाला 70 से नीचे है। इसके बाद डी वाला देखें, डी में जो चयनित है इसको जोड़कर 5 का भाग करेंगे डी वाले में, तो आपका जो यह हो जाएगा, इसमें 5 का भाग करना है तो डी में आपका हो जाएगा 364 बटे 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 72.8 आ जाएगा, यानी 70 से ये भी ज़्यादा है। सॉरी, यहाँ पर पुनः देख लें, हमें 4 जिले की आवश्यकता है। विकल्प के हिसाब से यदि हम 5 जिला निकालेंगे तो ये मूर्खता हो जाएगी। पुनः एक बार करेक्शन कर लें, क्योंकि यहाँ 4 जिला दिया है, चारों को ही हमें ध्यान देना है, 5वां निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी ई को निकालना है, सी को निकालना, ए और डी को निकालना है। तो ए को एक बार पुनः देख लें, ए यहाँ पर जो है तो इसको करेक्शन कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा ए में अभिष्ट जो संख्या हो जाएगी इसका 5 का भाग करेंगे, यह जोड़ने पर आपका जो आएगा जो है 384 बटे 5 होगा, तो यह 76.8 है ए का। और विकल्प में क्या था, दूसरा विकल्प में जो है वह सी है, बी से हमसे मतलब नहीं, सी, इसलिए सी पर चलते हैं। यानी ए का कितना आया, औसत प्रतिशत 76.8 आया। सी का देखेंगे तो सी जो आपका होगा वह योग करेंगे 361, इसको जोड़ देंगे 361 बटे 5 72.2 आएगा, ये भी 70 से ज़्यादा हो गया। और विकल्प में क्या है, डी है, डी को यहाँ पर जोड़ेंगे, चयनित में 5 का भाग करेंगे तो 364 बटे 5 हो जाएगा, 364 बटे 5 ये करेंगे तो 72.8 आएगा। विकल्प में ई है, ई को देखें, इसको जोड़ेंगे तो यह आपका 340, सबसे कम यही आया, बटे 5 करेंगे तो 68 आएगा। यानी विकल्प के साथ जिला ई इसमें सही है। यानी किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है, तो औसत संख्या जिला ई की न्यूनतम है। विकल्प के हिसाब से याद रखना है, क्योंकि हमें फालतू का इसमें गणना करना पड़ सकता है। 22 नंबर प्रश्न देखें, तो जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष सबसे अधिक रहा है। विकल्प के हिसाब से हमको करना है, इसमें 3 वर्ष को हमें देखना है। जिला सी को हमको किससे देखना है, 2011 में देखना है, 2012, 2013 देखना है। सही के लिए फालतू नहीं हम यहाँ पर समय वेट कर सकते, क्योंकि ये इसमें समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो 11, 12, 13 को हमको देखना है सी के लिए। चलिए सी पर देखते हैं, सी ये रहा, हमें देखना 11, 12, 13 पर देखना है।
तो सी के लिए जो यानी इसमें देखना क्या है, ये ध्यान रखें कि जो देखना है हमें वो है कि चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में, यानी जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष अधिक रहा है, यानी चयनित और उत्तीर्ण को हमें ध्यान देना है। किन वर्षों के लिए देखना है, 11, 12, 13 क्रम से, यानी ऊपर के इसमें अलग से खोजना नहीं है। 11, 12, 13 देखें तो इसमें जो आपका चयनित है 78 है और उत्तीर्ण कितना है 720 है। तो यहाँ अभिष्ट प्रतिशत कितना हो जाएगा, 78/720 गुणे 100 प्रतिशत में पूछ रहा है, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10.83 हो जाएगा। दूसरा कैसे प्रकार देखेंगे तो 85/620 गुणे 100 करेंगे, इसको काटेंगे तो ये आपका 13.70 आएगा। और इसके बाद 13 में देखें इसी प्रकार से ये होगा तो 48/400 गुणे 100 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 12% हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम पूछ रहा था तो 13.7 इसमें मैक्सिमम है, किस वर्ष में, 2012 में है, तो आंसर इसका 2012 हो जाएगा। आंसर इसका जो होगा वो 2012, यानी यूँ कर सकते हैं कि 2012 में देखें तो चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में अधिक रहा है 2012 में। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न देखें। 23 नंबर, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वाले की तुलना में किस वर्ष में दिख रहा है। वर्ष कौन कौन से हैं ध्यान रखना है, इसमें भी 3 वर्ष को ही देखना है, इसमें 12, 13, 14 वर्ष को हमें देखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो किस जिले के लिए हमें देखना है, डी जिले के, डी यहाँ पर ये रहा। डी जिले में जो है यानी कहने का सही हुआ कि इसमें हमें देखना है 12, 13, 14 को देखना है, और यहाँ पर उत्तीर्ण को देखना है और उपस्थित को देखना है। उत्तीर्ण और उपस्थित का अनुपात हमें लेकर, यानी रेशियो देखना है। तो इसमें कितना अनुपात हो जाएगा, यानी उत्तीर्ण कितना है 600/6800 गुणे 100 कर देंगे, तो इसको काटेंगे तो 8.82 आएगा। और यहाँ पर 13 में देखेंगे तो ये हो जाएगा, 13 में या डी के लिए में देखना है, सॉरी, ये 525, यानी 525/6500 गुणे 100 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8.07 आएगा। और इसके बाद 14 में देखें तो ये 720 बटे जो हो जाएगा 720/7800 गुणे 100 कर देंगे, इसको काटेंगे तो ये 9.23 आएगा, 9.23। इसमें मिनिमम पूछ रहा है, सबसे मिनिमम कौन सा रहा, यही रहा आपका, यानी इसमें 2013 सबसे मिनिमम रहा, यानी 2013 में मिनिमम की 8.07 है, जबकि 12 में 8.82 है, और 9 में तो यानी 2014 में जो है 9 पॉइंट जो आ गया, 9.23 आ गया। तो सबसे मिनिमम पूछ रहा था, तो सबसे मिनिमम जो है 2013 का रहा। यानी 23 नंबर प्रश्न देखें तो इसमें 2013 जो है 2013 सबसे मिनिमम रहा है। जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने की तुलना में किस वर्ष सबसे कम रहा, तो 2013 रहा इसका आंसर से। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। इसमें जो है वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था। विकल्प देखें कौन कौन सा जिला दिया है। 5 जिले में हमको देखना है, जिला सी को, जिला ए को और जिला ई को, यानी 3 जिला को देखना है, एक तो कोई नहीं है। करना क्या, 2011 के लिए हमको करना है 3 जिलाओं को, इसमें से किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिक था। तो उपस्थित और चयनित को हमें देखना है 3 जिलों के लिए, यानी जिला कौन कौन से थे, जिला को याद रखें। तो इसमें ए जिला है और इसमें जो है सी जिला है और ई जिला है, हमें देखना है यानी इसमें देखना चयनित और उपस्थित को देखना है। तो चयनित उपस्थित में देखें तो चयनित इसमें क्या है 94 है, यानी 2011 के लिए देखना, ये भी याद रखें 2011, यहाँ पर 11 है, तो यह आपका हो जाएगा चयनित। चयनित कितना है इसमें 94, उपस्थित कितना है बटे 8000 गुणे 100 कर देंगे तो 1.175 आ जाएगा। यह जिला ए के लिए हुआ। सी के लिए इसी प्रकार देखें तो चयनित क्या है, चयनित इसमें 78 है, 78 बटे और उपस्थित कितना है 7500 है, गुणे 100 कर देंगे, इसको काटेंगे 1.04 आएगा। इसके बाद ई में देखें, जो ई है इसमें कितना चयनित है 75 है, यानी 75, उपस्थित कितना है इसमें 6400 गुणे बटे 6400 गुणे 100, इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.175। इन सभी में मैक्स क्या है, मैक्स ये आपका है क्योंकि 1.175 है और ये 1.71 यहाँ पर एक आ जाएगा, काटेंगे तो इसमें मैक्सिमम जो हुआ यानी ए में ही, यानी सबसे मैक्सिमम जो 2011 के लिए क्या है ए है। यानी प्रश्न पर चलते हैं, तो यह कह रहा है कि वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है, तो जिला ए में ही रहा है। 25वें प्रश्न को देखते हैं, तो यह समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो कितने, हमें 2 जिलों को देखना है, ए और ई से देखना है। तो जिला ए से चयनित उम्मीदवारों का इस अवधि में जिला ए के चयनित उम्मीदवारों का लगभग कितना प्रतिशत है, ये भी याद रखना है। तो चलिए इस ग्राफ को जल्दी से देख लेते हैं। ए और ई को देखना है, ए और ई में चयनित देखें, यहाँ पर चयनित कितना, इसको ऐड कर लेंगे। ए में चयनित देखेंगे तो ये हो जाएगा
ए के चयनित हो जाएंगे 384, इसको जोड़ देंगे 384, ऊपर औसत समय निकालते समय देखा था 384, और ई में चयनित जोड़ेंगे, ई के चयनित जोड़ेंगे तो 340 आएगा, इसको ऊपर हम जोड़ चुके थे एक बार 340। ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, यानी यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो यह हो जाएगा 300 कितना था 384, यानी ए में कितना था 384 का x प्रतिशत बराबर होगा कितना 340 के। इसको काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 340 बटे 384 गुणे 100 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 88.54, यानी इसको काटेंगे 88.54 आएगा, कहीं इसका आंसर हुआ। चलिए इसको देखते हैं आंसर पर। आंसर इसका जो बन रहा है 88.54, यानी डी इसका आंसर सही हुआ। तो प्रथम 10 को हमने देख लिया, अगले 10 को देखते हैं। अगले 10 जो यहाँ पर देख सकते हैं पाई चार्ट, इसमें पाँच प्रश्न पाई चार्ट्स होंगे, यानी निर्देश, यानी इसमें 26 से 30 जो है देखें जो 5 प्रश्न निम्न चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन पर खर्च किए गए प्रतिशत विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन किए तब उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पाई चार्ट दिया गया है, इस पर आधारित प्रश्नों को हम देखते हैं। एक बार इसको आप देख लें पाई चार्ट में क्या दिया गया है। यहाँ पर सबसे मैक्सिमम देखें तो 30% कागज की लागत है, फिर मुद्रण लागत है, इसके बाद अधिकता देखें तो रॉयल्टी में है, फिर इसके बाद जल्दसाजी लागत में है, फिर 5% परिवहन पर, और इसके बाद संवर्धन पर भी 5% है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न इसमें कह रहा है पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपये तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए कागज की लागत क्या होगी। इस प्रश्न को हल करते हैं तो इसमें पुस्तक का लागत मूल्य सबसे निकालते हैं। तो लागत मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य गुणे 100/120 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 20% है तो 100/120 हो जाएगा अंकित मूल्य का। अब यहाँ अंकित मूल्य कितना दिया है 160 रुपये, अंकित मूल्य कितना है 160 रुपये, तो ये हो जाएगा 160 गुणे 100/120। इसको काटेंगे तो 400/3 आएगा, यानी याद रखना हमने क्या निकाल लिया, पुस्तक का लागत मूल्य निकाला। पुस्तक का लागत मूल्य कितना आया 400/3 आ गया। कागज की लागत देखें तो कागज की लागत बराबर हो जाएगा 400/3, यानी पुस्तक का लागत मूल्य 400/3 का 30% का 30% कहाँ से है, कागज का यहाँ देख सकते हैं 30%, कागज का लागत मूल्य कितना है 30% है। तो कागज की लागत कितना हो जाएगा, पुस्तक का लागत का 30%, पुस्तक का लागत हमने निकाल लिया 400/3 गुणे कागज की लागत कितना 30%, 30/100 कर देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 40 रुपये आ जाएगा, यानी इसको हल कर लेंगे आप तो ये 40 रुपये आ जाएगा। यहाँ काट सकते हैं आप, ये कट जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ काट देंगे तो यह आपका जो हो जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ 10 चौको 40 रुपये हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं तो यह कह रहा है यदि 5200 रुपये का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 रुपये तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके। तो इसमें देखें पुस्तक की एक प्रति की परिवहन लागत, यानी पुस्तक की एक प्रति की परिवहन लागत है तो 5200 प्रतियों को तय है, तो एक प्रति का निकालेंगे तो यह 80,500 बटे जो हो जाएगा 5200 का हम भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा 805/52 हो जाएगा, यानी पुस्तक की एक प्रति का परिवहन लागत हो गया, इसको आप याद रखें 805/52 हुआ। और पाई चार्ट में देखिए परिवहन लागत कितना दिया है, परिवहन लागत 5%, इसको आप याद रखें 5% परिवहन लागत हमें प्राप्त हुआ। यानी पुस्तक की एक प्रति की परिवहन लागत क्या था हमने निकाला था 805/52 हमने निकाला 805/52, और पाई चार्ट में 5% दिया है। अब इसके माध्यम से निकालते हैं, चूँकि 5% देखें 5% बराबर कितना हो रहा है 805/52 के है, इसलिए 100% यदि हमको निकालना हो जाएगा तो ये बराबर कितना हो जाएगा 805/52 गुणे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 100/5 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट हम कर लेंगे, यानी 100 का मल्टीप्लिकेशन 5 के भाग हो जाएगा, चूँकि किस हिसाब से निकालेंगे तो इसको, तो यह यदि हम इसको काट देते हैं तो यह हो जाएगा 805/52 गुणे 20 होगा। इसको भी नोट रखें। इसमें देखते हैं तो हमको क्या प्राप्त हुआ, यह ध्यान रखना 25% का हमें लाभ प्राप्त करना है इसमें, तो इसको चूँकि से हम निकाल सकते हैं, चूँकि यानी देखें 25% लाभ पर पुस्तक का विक्रय मूल्य निकालना होगा, तो यह आपका हो जाएगा 805/52 गुणे 20 था, इसका 125%, यानी 125% का मतलब 125/100 कर देते हैं, ये गुणा हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो हमारा आएगा 387.02 रुपये आएगा, इसका सही आंसर नहीं होगा 387, यानी इसका सी आंसर सही रहा। 28 नंबर देखिए पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है। तो पुस्तक की रॉयल्टी देख लेते हैं क्या इसमें दिया है। पुस्तक की रॉयल्टी आप देख सकते हैं 20% है, और पुस्तक की मुद्रण लागत कितना है 25% है। यह आपका दो चीज़ इसमें याद रखना है, यानी एक मुद्रण लागत है और रॉयल्टी ये है। अभिष्ट प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत का मतलब ये हो जाएगा इसमें अभिष्ट
प्रतिशत में पूछ रहा है कमी प्रतिशत को। जैसा कि ऊपर हमने देखा था कमी प्रतिशत निकालना हो तो हमने देखा पुस्तक की रॉयल्टी कितनी थी, 20% है पुस्तक की रॉयल्टी ये है। लागत मुद्रण कितना था, 25% है। तो कमी निकालना हो तो कमी कितना है, 5% का कमी निकालना होगा तो बड़ी संख्या हम रखते हैं। बड़ी संख्या इसमें क्या है, 25 है गुणे 100 होगा। इसको काट देंगे तो यह 25 अब यहाँ 5 हो जाएगा और 20 25 100 यानी 20% की इसमें कमी हो जाएगी। 29 नंबर प्रश्न देखें तो ये प्रश्न है, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 रुपये मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों की रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी। तो 29 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं पुस्तक की मुद्रण लागत कितना है, अभी हम देखा 25% था और रॉयल्टी कितना था, 20% था। इसी आधार पर हम निकाल लेते हैं कि 25% बराबर पुस्तकों की निश्चित मात्रा के प्रकाशक को इतना का मुद्रण लागत कितना है, यानी इसमें मुद्रण लागत हमने कितना देखा था 25% है और रॉयल्टी 20% है, यानी 25% बराबर इसके है। तो यहाँ पर हम चूँकि इसको बांध सकते हैं कि 25% बराबर जो होगा रॉयल्टी कितना है 20,600 का है, इसलिए 20% पर हमको निकालना होगा। 20% 20,600 बटे 25 गुणे 20 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 16,480 आ जाएगा इसका आंसर, यानी 16,480 ये इसका आंसर सही रहा। 30 नंबर प्रश्न देखें तो संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। संवर्धन लागत कितना है, 5% पर है, देख सकते हैं पाई चार्ट में क्या है 5% संवर्धन लागत है। इसको निकाल लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें केंद्रीय कोण पूछ रहा है 5%, यानी इसमें निकालेंगे तो 100%। 100% बराबर कितना होगा, 360 का होगा, इसलिए 5%, इसलिए एक भी कर सकते हैं। एक बराबर हो जाएगा 360 बटे 100 हो जाएगा, इसलिए 5% जब करेंगे तो 5 का गुणा कर देंगे, गुणे 5 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका यह 20 हो जाएगा और ये 18 बार में कट जाएगा तो 18 डिग्री का केंद्रीय कोण बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं पाई चार्ट में। इसके बाद आखिरी के इसमें 5 प्रश्न देखें तो प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के दिए गए हैं। तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए ग्राफ को उत्तर यानी हमें उत्तर देना है। तो केंद्र का सकल वित्तीय घाटा उसका वित्त पोषण रुपये में दिया गया है, यानी वर्ष यहाँ देखें तो 2, 4, 2, 6 वर्ष है। वित्तीय घाटा, बाजार उधार, अन्य देरियाँ और बजट घाटा यहाँ पर दिया गया है। इस पर आधारित 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, इसको देखें तो कह रहा है किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ा है। यहाँ वर्ष देखें तो कुल मिलाकर कितने वर्ष यहाँ पर दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ष दिया। और इसमें हमें देखना क्या है, 4 वर्ष के लिए देखना है, इसीलिए 4 वर्ष का ही निकालेंगे हम। इसमें याद रखें कि 16-17 को हमको देखना है और 15-16 का भी देखना है, 17-18 को देखना है और 18-19 यानी प्रथम 4 को हमें देखना है। किस रूप में, किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ जाता है। तो हम सबसे पहले देखें 16-17 को देखते हैं वित्तीय घाटा क्या रहा है। पिछले वर्ष तुलना में वित्तीय घाटा देखें तो अधिकतम कितना जो बढ़ा है, तो वित्तीय घाटा आपका यह है, यानी 16-17 को हम देख रहे हैं तो यह आपका हो जाएगा 16-17 में देखें तो वित्तीय घाटा कितना है, ये 71,350 है। 71,350 में से हम घटा कितना देंगे, पिछले वर्ष का घटाएंगे, पिछला वर्ष का कितना 68,800 है, तो 68,800 इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा यानी 2550 आएगा। इसको आप नोट कर लेंगे, पहले वाले में कितना आया, यानी इस वाले में हमने घटाया तो ये आया हमारा 2550 आया। इसके बाद देखें सी, यानी इसमें देखें जो आपका है, और तो निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें पिछला वर्ष का नहीं दिया है, इसलिए इसको कोई निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि पिछले वर्ष से ये पूछ दिया, पिछले वर्ष की तुलना में इससे पिछला वर्ष नहीं दिया है, इसलिए इसको हटा देते हैं। इसमें सी वाले विकल्प में देखें तो सी से देखें तो इसमें कितना घटा है, सी वाला आपका जो हुआ यानी 2017-18 ये हुआ, यानी पिछले वर्ष में हमको इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा, ये प्राप्त हो जाएगा 6495 रुपये होगा। इसके बाद 18-19 में देखें तो हमको इसमें से ये घटाना होगा तो ये हो जाएगा 21,20,5 आ जाएगा। पिछले वर्ष तुलना में वित्तीय वर्ष में वर्ष 2018-19 में अधिकतम वृद्धि हुई, यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि देखें तो 18-19 में हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, तो ये इसका आंसर रहा, यानी 18-19 वर्ष जो 18-19 इसमें सर्वाधिक जो है अधिकतम वृद्धि हुई है। इसको घटाकर आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाएगा। 32 नंबर देखें, विगत वर्ष में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है। तो सभी वर्षों में बाजार उधार का औसत हमको निकालना होगा, तो बाजार उधार देखें कहाँ है, बाजार उधार यह रहा, यानी इसमें सबको जोड़कर हमको 6 का भाग कर देना है। तो जब 6 का भाग करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29,000, यानी 2,93,850 होगा, भागे 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 48,975 हो जाएगा। 48,975 हमको मिला, सभी वर्षों के औसत प्राप्त हुआ बाजार उधार का। याद इसको रखना है कि बाजार उधार का औसत कितना हमको मिला था, 48,975 मिला। तो सभी वर्षों में बाजार उधार का औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है। वित्तीय घाटा भी हमको देखना पड़ेगा। कुल वित्तीय घाटा यहाँ देखें तो वित्तीय घाटा आपका यह रहा सभी वर्षों,
दिए गए कुल वित्तीय घाटा कुल वर्षों के यदि हम जोड़ दें वित्तीय घाटा को, तो ये हमारा जो प्राप्त होगा वो 5,11,960 प्राप्त होगा। औसत कितना हमने प्राप्त किया था बाजार उधार का, वह था आपका 48,975 था। ये दोनों पॉइंट याद रखकर हम चलते हैं प्रश्न पर। तो यह पूछ रहा है कि विगत वर्षों में बाजार उधार का औसत वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत था। तो प्रतिशत ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत था। प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं अभिष्ट x प्रतिशत था, तो हमें कितना इसमें वित्तीय वर्ष देखा था 5,11,960 का x प्रतिशत मतलब x/100 बराबर हो जाएगा। यह हमें जो बाजार का औसत मिला था वो 48,975 मिला था, 48,975। तो x को हम इसमें कैलकुलेट करके भाग निकालेंगे तो 9.57 नियर आएगा, यानी 9.57। ये इसका आंसर सही रहा है। 33 नंबर देखें तो 33 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक औसत बजट घाटा करोड़ रुपये में कितना था। इसका हमको औसत निकालना है, यानी औसत बजट घाटा यानी कुल जोड़ करके जो यानी 15-16 ये वर्ष भी याद रखना है, 15-16 से 19-20 तक हमको देखना है। 15-16 से 19-20 तक, 19-20 का मतलब 5 वर्षों तक, और बजट घाटा इसको जोड़ करके हमको यानी यहाँ पर आखिरी नहीं दिया है, 5 का भाग कर देना है। इसको जब आप जोड़ेंगे बजट घाटे को टोटल को, तो आएगा आपका 41,685 भागे 5 कर देंगे तो यह आ जाएगा 8337 करोड़ रुपये। 8337 विकल्प में देखते हैं तो आपका यहाँ पर बनेगा 8337 करोड़ रुपये इसका आंसर। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न, वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे दिख रहा है। तो यहाँ विकल्प वाइज हमको चलना होगा, क्योंकि यहाँ 6 वर्ष का दिया और विकल्प में 4 है, तो चारों को बारी बारी में देखना होगा। तो इसमें कौन कौन से वर्ष 15-16 है, और इसके बाद जो 17-18 है, 18-19 है और 20-21 है। यानी 15-16 यहाँ पर देख सकते हैं पहला है, 15-16 रहेगा। इसके बाद यानी इन वर्षों का क्रम से हम देखते हैं। विकल्प ए से लेकर पहले चलते हैं। विकल्प ए में आप देख सकते हैं इसमें वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत। तो वित्तीय घाटे को देखें तो वित्तीय घाटा यह है, अन्य देनदारियाँ यह है। तो विकल्प ए में जो था वह 17-18 था, तो यहाँ पर जो है अन्य देनदारी 17-18 में आपका यहाँ देख सकते हैं यह है, यानी वित्तीय घाटा यह है और अन्य देनदारियाँ यह है। तो यहाँ पर निकालें इसका प्रतिशत तो यह हो जाएगा 41,660 बटे 77,845 गुणे 100 कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 53.52 आएगा। इसी प्रकार से विकल्प बी को हम देखेंगे। विकल्प बी का मतलब आपका यह रहा 15-16 में रहा। इसको यदि हम निकालते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या है, अन्य देनदारियाँ यह है और इसमें वित्तीय घाटा जो आपका है यह आपका बन रहा है। इन दोनों का भाग करके हम अनुपात निकालेंगे 63.87 आएगा। विकल्प सी से इसी प्रकार से निकालेंगे। विकल्प सी जो आपका वर्ष दिया है यहाँ पर 18-19 है, 18-19 को भी देख लें, 18-19 को भी देखें इसी प्रकार से, तो यह आपका हो जाएगा, यानी इसमें है क्या, ये आपका है। इसके बाद इसका हमें भाग करके 100 का गुणा करना है, यानी इसमें यह भाग करके 100 का जब गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 68%। इस प्रकार से विकल्प डी से भी निकाल सकते हैं। विकल्प डी क्या आपका है, विकल्प डी में जो समय दिया गया है 20-21 है, 20-21 को भी देखें तो यह आपका यह बनता है, यानी अन्य देनदारियाँ यह है, इसका भाग करेंगे और फिर 100 का हम गुणा कर देंगे तो हमको प्राप्त होगा 40.9 प्राप्त होगा। तो इसने पूछ रहा था मैक्सिमम कौन है, तो मैक्सिमम हमने देखा 68% जो आया था वो विकल्प सी से आया था। विकल्प सी का मतलब 2018-19 में मैक्सिमम रहा। किस वर्ष में सबसे अधिक रहा, तो 18-19 में मैक्सिमम रहा। अब आखिरी प्रश्न को इसमें देख लेते हैं। इस पर जो चार्ट में दिया गया है यह है, कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक रहा है। तो ये लंबा प्रोसेस हो गया। अब हमको अनुपात यानी कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार का अनुपात 2 से अधिक रहा है। वित्तीय घाटे हम देखें तो आपका यह बनेगा, यानी वित्तीय घाटा यह है और बाजार यानी हमें वित्तीय घाटा और किसका अनुपात निकालना है, बाजार उधार का अनुपात। बाजार उधार का अनुपात ये रहा, वित्तीय घाटा बाजार अनुपात हमें निकालना है विकल्प के हिसाब से, क्योंकि सभी का नहीं निकाल सकते इसमें। अच्छा कितने वर्षों में कर दिया है तो इसलिए सभी का निकालना होगा, 2 से अधिक हमको चाहिए। तो सबसे पहले जो है आपका वर्ष 2015-16 में यानी पहले को ही निकाल लेते हैं। तो आपका वित्तीय घाटा यह रहा और बाजार उधार इसमें भाग कर देंगे। प्रत्येक को हमें भाग करके जो है प्रत्येक का भाग करके हमें अनुपात निकाल लेना, सबका इसमें भाग कर देंगे। इसको भाग करके निकालेंगे तो यह 2.19 आएगा। दूसरा का जो आएगा 1.61 आएगा। तीसरा का जो आएगा 2.52 आएगा। चौथा का जो आएगा 2.28 आएगा। पाँचवा का जो आएगा 1.53 आएगा और छठे का 1.17 आएगा। इसमें 2 से अधिक इसमें है, 3 वर्ष हैं। एक आपका पहले में रहा, पहले का मतलब 15-16 में है जो कि 2.19 रहा। इसके बाद 2018-19 में 2.50 रहा, यानी 2.5 गुना रहा। और इसके बाद देखें तो 2018-19 में भी देखें 2.28%। बकिया में जो है 2 से नीचे रहा, यानी 3 वर्ष इसमें जो इसका आंसर बनेगा। यानी
का उधार 2 से अधिक रहा कितने वर्षों, तो 3 वर्षों में अधिक रहा, यानी डी इसका आंसर सही हुआ। तो इस प्रकार से ये 20 प्रश्न रहे जो हमने देखा टॉपिक वाइज जो सिलेबस में रहा, उसके आधार पर ये 20 प्रश्न रहे। हालांकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये होते हैं, इसमें थोड़ी सी गणना लंबी होती है, तो इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट में रहे, आप अपनी गणना को इस प्रकार से देखकर हल कर सकते हैं या तैयारी कर सकते हैं, या प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके एक्यूरेसी सही होगी या सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे।